Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll discuss about naive-Bayes classifier. So let's begin. So in our previous video, which was uploaded before this, in that we have discussed about some of the other classifiers. Now in this video, we'll discuss about naive-Bayes classifier. So naive-Bayes classifier क्या होता है? It's a probability-based classification algorithm which is based on Bayes theorem and a strong independence assumption. बेस थ्योरम क्या होती है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस अजम्पशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जितने भी मेरे फीचर्स हैं वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि जितने भी फीचर्स हैं वो आपस में सारे इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपस में को रिलेटेड होते ही हैं, राइट. बट नेव बेस के लिए हम क्योंकि अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सारे फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं इट्स अ नेव बेस क्लासिफायर, राइट. So now naive-Bayes classifier क्या करता है? It answers this question that given some features about something, what is the most probable class? naive-Bayes classifier हमें क्या बताता है कि अगर मुझे किसी भी इवेंट से रिलेटेड कुछ भी कोई फीचर्स गिवन है, लेट्स से कोई डे से रिलेटेड गिवन है, कोई पर्सन से रिलेटेड गिवन है, कार से रिलेटेड गिवन है, कुछ भी मेरा डेटा सेट है, मुझे कुछ फीचर्स गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट के. सो नाउ क्या प्रोबेबल क्लास होगी बेस्ड ऑन दैट फीचर्स अगर मुझे किसी न्यू पॉइंट को क्लासिफाई करना है, राइट. सो लेट्स से अगर हम देखें, सपोज हम देखते हैं किसी पर्सन को कैरिंग एन अम्ब्रेला, वी सी एनी पर्सन कैरिंग एन अम्ब्रेला, along with that we see some person wearing raincoat. Then another feature can be we see that the sky is cloudy, right. तो ये सपोज अगर मुझे कुछ फीचर्स ऐसे दिखते हैं, राइट, तो हमें इमीडिएटली क्या लगेगा ये देख के कि रेन होने वाले, दैट विल प्रोबेबली रेन, राइट. सो रेन होना और रेन ना होना ये मेरी दो प्रोबेबल क्लास है जिसमें मुझे इस न्यू लेबल को या इस न्यू पॉइंट को क्लासिफाई करना है, राइट. अब हम क्या करेंगे, जितने भी मेरी अब अम्ब्रेला मुझे दिखी, दैट मीन्स रेन जो है हाईली प्रोबेबल है आने के, राइट. हमने किसी को देखा वेयरिंग अ रेनकोट, अनदर इट इज हाई प्रोबेबल इफ समवन इज वेयरिंग अ रेनकोट, राइट. सो इमीडिएटली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है हम उनको अपने माइंड में कंबाइन करने शुरू कर देंगे, राइट. सो यही एग्जैक्टली naive-Bayes क्लासिफायर करता है. जो भी फीचर्स होते हैं उस पर्टिकुलर फीचर की क्या प्रोबेबिलिटी है उनको हम आपस में कंबाइन करते जाते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड कि अगर मुझे कोई न्यू पॉइंट आता है तो मुझे उसको क्या क्लास लेबल देना है, राइट. सो बेसिकली गोल ऑफ naive-Bayes क्या होता है? गोल ऑफ naive-Bayes क्लासिफायर होता है दैट गिवन सम एट्रीब्यूट्स, अगर लेट्स से मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है A1, A2, A3 अप टू लेट्स से AN, राइट. वी वांट टू प्रिडिक्ट, हमें ये प्रिडिक्ट करना है. MAP का क्या मतलब है हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, मैक्सिमम अ पोस्टीरियोरी. सो हमें देखना है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि एक उस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट. सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि गिवन what is the probability that it will belong to this class given these features, right. ये मेरे पास फीचर्स गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की. लेट्स से मेरे पास दो क्लासेस है, ये रेन वाले एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज एक क्लास है J1 है कि रेन होगी आज, रेन विल कम टुडे, और दूसरी क्लास है दैट नो रेन, राइट. तो दोनों में से हम रेन होगी इस ये वाली प्रोबेबिलिटी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द फीचर्स, रेन नहीं होगी ये वाले फीचर्स, ये वाली प्रोबेबिलिटी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फीचर्स. इसमें से जिसकी भी मैक्सिमम होगी वो मुझे बताता है कि मेरा जो न्यू पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करेगा. अगर ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है दैट मीन्स रेन विल कम टुडे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है दैट मीन्स रेन विल नॉट कम टुडे. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन naive-Bayes क्लासिफायर. सो बेसिकली हम क्या करें यहाँ पे, चूज द क्लास with maximum probability given the features, right. यही हम एग्जैक्टली करते थे MAP में, इसी को हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड MAP,
मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी। क्या होता है ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेस थ्योरम को हम अगर इसमें यूज करें, बेस थ्योरम क्या होती है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। बेस थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इट विल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास गिवन दीज फीचर्स। अगर ये फीचर्स मुझे गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बिलोंग टू क्लास वीजे, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी क्या है इन सारे फीचर्स होने की गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लास मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी उस क्लास के होने की क्या है अपॉन प्रोबेबिलिटी क्या है उन सारे फीचर्स के होने की। यही बेस थ्योरम होती है, यही हमने देखा था ना। बेस थ्योरम क्या होती है हमने तब हाइपोथेसिस और डेटा के रिस्पेक्ट में देखा था इन अ लास्ट वीडियो। प्रोबेबिलिटी क्या है दैट दिस हाइपोथेसिस एच विल टेक प्लेस गिवन दिस डेटा इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन द डेटा इस हाइपोथेसिस के होने की। अगर मुझे डेटा की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दिस हाइपोथेसिस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा, राइट। अब ये जो हाइपोथेसिस है यहाँ पे इसको हम डिनोट कर रहे हैं विद अ क्लास। यही हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। हाइपोथेसिस क्या होता है, हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें यही कहते हैं ना, हाइपोथेसिस मींस एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की। एक मेरी H1 हाइपोथेसिस हो गई कि इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करेगी, एक मेरी H2 हाइपोथेसिस हो गई कि इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करेगी। उसी H को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इस वाली नोटेशन से, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ H given this data is equivalent to probability of this data given H multiplied by probability of H upon probability of data. अब ये क्या होता है, this is nothing but prior only, right, and this is nothing but the likelihood. So वही चीज है, वही हम बेस थ्योरम में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की गिवन दीज फीचर्स विच इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी क्या इन सारे फीचर्स की होने की गिवन दैट इट इज बिलोंगिंग टू दिस क्लास मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी उस क्लास की क्या है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फीचर्स। अब ये जो मेरा डिनोमिनेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फीचर्स, ये तो सारी क्लासेस के लिए सेम ही होगा, राइट। अगर मेरी क्लास है एक यस और एक क्लास है नो, सपोज प्ले टेनिस वाला एग्जांपल लेते हैं, एक है प्ले टेनिस यस, एक है प्ले टेनिस नो, ये दूसरी क्लास है। अब ये प्ले टेनिस यस और प्ले टेनिस नो इन दोनों क्लासेस के लिए जितने भी मेरे फीचर्स होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगी। ये पॉइंट थोड़ा और समझ में आएगा जब हम इसको लाइव न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अभी उससे क्लियर होगा। सो डिनोमिनेटर जो है वो तो मेरा सारी क्लासेस के लिए सेम ही है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फीचर्स वो तो सेम ही है, सो हेंस वी इग्नोर इट। सो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम ऑफ, डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, सिर्फ ये न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है of all the features given that it belongs to a class multiplied by probability of that class. A1, A2 up to AN given Vj which is given that it belongs to this particular class multiplied by probability of that class, right. Now comes the role of naive assumption। कि naive assumption क्या, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि naive based classifier क्या होता है, इट्स अ probability based classification which is based on Bayes theorem and a strong independence assumption। Bayes theorem तो हमने देख ली, Bayes theorem से हमें क्या मिला, हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब हमें naive assumption देखनी है। यहाँ पे naive assumption क्या है, अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अगर ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने की कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने की, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है ये प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फीचर्स गिवन दैट इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास। अब ये जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। सारे फीचर्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, राइट, अप टू n फीचर्स, right. So इसीलिए since this value is difficult to calculate, so here we are assuming कि जितने भी मेरे attributes हैं उनकी आपस में एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। all the features, all the attributes are independent of each other, right. So we are taking that all attributes
are conditionally independent given the class, राइट। अब क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो टर्म है प्रोबेबिलिटी A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट है तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है A1 फीचर की गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, प्रोबेबिलिटी क्या है A2 फीचर की गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, प्रोबेबिलिटी क्या है A3 फीचर की गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी क्या है AN फीचर की गिवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट। बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस अजम्पशन की सारे फीचर्स एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, हम इसको नेव बेस कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेव बेस क्लासिफायर, राइट। बिकॉज इन रियल लाइफ एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो आपस में डिपेंडेंट होंगे ही होंगे, कोरिलेटेड होंगे ही होंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन हम इसको कहते हैं यहाँ पे इट्स अ नेव बेस क्लासिफायर। So this is a very important question with respect to exams, that what is the meaning of naive in naive based classifier. So अगर मैं अब फाइनल अपना naive based फॉर्मूला देखूं, फाइनल naive बेस फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला, argmax probability of this into probability of that class। अब इसको तो हमने इंडिपेंडेंट कर दिया आपस में, राइट। तो हम लिखते हैं फाइनल नेव बेस फॉर्मूला, NB स्टैंड्स फॉर नेव बेस, वहां पे मैप के लिए स्टैंड कर रहा था सबस्क्रिप्ट में विच वाज मैक्सिमम A पोस्टीरियरी, यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर नेव बेस। दिस इज इक्विवेलेंट टू R मैक्स। ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसको तो एज इट इज ही लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास तो होगी उससे तो हम उसको तो हमें लेके ही चलना है। बट ये वाले जितने भी वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी A1 given that it belongs to this class, probability A2 given that it belongs to this class, यही हमने अभी लिखी है ना सारी वैल्यूज, so on up to probability AN given that it belongs to this class। इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं बाय अ प्रोडक्ट सिंबल, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है whatever be the maximum value probability of that particular class, product of probability of AI Vj। सो I की वैल्यू जितने मेरे फीचर्स होंगे वहां तक I की वैल्यू विल कंटिन्यू। सो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है मेरी, दिस इज माय प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये क्या है मेरा, ये है मेरा लाइक्लीहुड। दिस इज नथिंग बट प्रायर इनटू लाइक्लीहुड। तो जहां पे भी जिस भी क्लास के लिए प्रायर इनटू लाइक्लीहुड की वैल्यू ज्यादा होगी उस वाली क्लास में हम अपनी पॉइंट को क्लासिफाई कर देंगे, राइट। सो चूज द वैल्यू दैट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। So now let's take one example. Now let's say this data is given to me. So this is the same data जो हमने decision tree के टाइम पे देखा था। Now let's say यहाँ पे मेरी क्लास है, मेरा टारगेट है कि मुझे ये बताना है दैट कोई भी न्यू इंस्टेंस आता है कि वो टेनिस खेलेगा या नहीं खेलेगा, राइट। सो ये जो प्ले टेनिस है, दिस इज माई क्लास जिसमें कि दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर येस और नो। So my target is, so how many training examples I have? From 1 to 14. So I have 14 training examples. Then target है हमारा to बताना that कोई भी given instance will play tennis yes or no, right? Now let's say मुझे जो न्यू इंस्टेंस क्लासीफाई करना है वो है उसके ये फीचर्स हमें गिवन है। आउटलुक इज सनी, टेम्परेचर इज कूल, ह्यूमिडिटी इज हाई एंड विंड इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉन्ग।
ये मेरे न्यू इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स है। नाउ आई हैव टू टेल कि अगर ये फीचर्स मुझे गिवन है दैट वेदर द न्यू पर्सन विल प्ले टेनिस और नॉट, राइट? सो विल द पर्सन विल प्ले टेनिस और नॉट? Will the person will play tennis, राइट? तो अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? अकॉर्डिंग टू नेव बेस फॉर्मूला सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास। क्लास क्या है मेरी? प्ले टेनिस और नॉट। प्ले टेनिस की मेरे पास दो वैल्यूज है, येस और नो। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले स्टेप 1 मेरा क्या है? टू कैलकुलेट प्रायर प्रोबेबिलिटीज, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। कैलकुलेट प्रायर प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेनिंग डेटा को। ट्रेनिंग डेटा में प्ले टेनिस की दो वैल्यूज है, येस और नो। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी येस की क्या है, एंड देन विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लास। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। हमारी क्लास है प्ले टेनिस इक्वल्स टू येस। सिमिलरली नो के लिए भी ऐसे ही लिखते हैं। So these are some of the ways to represent your answers in order to make it more clear, and this gives it more clarity. Play tennis, no. अब टोटल 14 इंस्टेंसेस हैं। 14 इंस्टेंसेस में से कितने येस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 येस है। नो कितने हुए? 1 2 3 4 5। सो आउट ऑफ 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ येस क्या है? 9/14। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या हो गई? 5/14। तो ये तो मेरी निकल गई प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास। नाउ आई हैव गॉट दिस वैल्यू। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी हर एक फीचर की विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्लास वैल्यू, राइट? तो बेसिकली मुझे नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें क्या क्या फीचर्स गिवन है क्वेश्चन में? मुझे सबसे पहला फीचर है मेरा आउटलुक इक्वल्स टू सनी। तो सबसे पहले मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी सनी होने की गिवन क्लास की वैल्यू येस हो, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है सनी होने की गिवन क्लास की वैल्यू नो, राइट? तो हर एक फीचर की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लास वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं सनी की विद रिस्पेक्ट टू येस। तो सनी कहाँ पे है? सनी है यहाँ पे। जितने मेरे पास सनी है उसमें से कितने येस एंड कितने नो है? सनी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो 5 सनी है। 5 सनी में से कितने में प्ले टेनिस के लिए येस एंड कितने के लिए प्ले टेनिस के लिए नो है? तो 1 नो, 2 नो, 3 नो, 1 येस, 2 येस। तो आउट ऑफ 5 सनी मेरे पास 2 येस है एंड 3 नो है, राइट? और हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी सनी की विद रिस्पेक्ट टू द क्लास येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास नो। तो टोटल येस वाली कितनी वैल्यूज थी? टोटल येस वाली वैल्यूज थी 9, राइट? टोटल येस वाली वैल्यूज जो 9 थी उसमें से सनी की येस कितनी है? सनी की येस है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/9। टोटल नो वाली वैल्यूज कितनी थी? टोटल नो वाली वैल्यूज थी 5, उसमें से सनी के लिए नो कितनी वैल्यूज है? 3, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/5, राइट? सो अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा? जो मेरी क्लास की कितनी टोटल वैल्यूज थी अपॉन उस पर्टिकुलर फीचर के लिए उस क्लास की कितनी वैल्यू ट्रू है, राइट? सो ये हमने निकाल लिया पहला फीचर आउटलुक के लिए। देन नेक्स्ट निकालते हैं हम टेम्परेचर के लिए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर इक्वल्स टू कूल। टेम्परेचर इक्वल्स टू कूल येस क्लास के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी टेम्परेचर इक्वल्स टू कूल नो क्लास के लिए। तो टोटल येस वाली वैल्यूज तो 9 है, टोटल नो वाली वैल्यूज भी 5 है। हमें फाइंड करना है न्यूमरेटर। कूल कहाँ कहाँ पे है? कूल है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 4 वैल्यूज है कूल की। इसमें से कितनों पे येस है कितनों पे नो है? 1 येस 1 नो, 2 येस 1 नो,
3s, तो 3s है 1 नो है। सो कूल के लिए हो गया 3/9 एंड नो के लिए हो गया 1/5, राइट। देन नेक्स्ट फीचर है मेरा, नेक्स्ट फीचर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाई के लिए प्रोबेबिलिटी ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू हाई के लिए given that we have a yes for that, and probability humidity equals to high के लिए given that it's a no। टोटल yes वाले कितने हैं 9, टोटल 9 no वाले कितने हैं 5। तो अब yes में से ह्यूमिडिटी पे हाई के कितने yes हैं, ह्यूमिडिटी हाई के कितने yes हैं, ह्यूमिडिटी है ये, ह्यूमिडिटी हाई है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब यहाँ पे भी नो है, ह्यूमिड हाई के लिए नो, 2 नो, 2 नो, 1 यस, यहाँ तक आ गए 2 नो 1 यस। देन इस वाले के लिए 2 नो 2 यस, देन इस वाले हाई के लिए 3 नो 2 यस, देन इस वाले नो के लिए 3 नो 3 यस, देन इस वाले हाई के लिए 4 नो 3 यस। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 4 नो है एंड 3 यस है। तो इसके लिए हो गई 4/5 एंड इसके लिए हो गई 3/9। एंड लास्ट मेरा फीचर कौन सा बचा, लास्ट फीचर बचा हमारा विंड, विंड स्ट्रॉन्ग। सो प्रोबेबिलिटी विंड इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग के लिए यस पे क्या वैल्यू है, एंड प्रोबेबिलिटी विंड इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग के लिए नो पे क्या वैल्यू है। सो टोटल यस है 9, टोटल नो है 5। अब स्ट्रॉन्ग के लिए देखना है हमें, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो एक स्ट्रॉन्ग के लिए 1 नो, देन 2 नो, देन 2 नो 1 यस, देन 2 नो 2 यस, देन 2 नो 3 यस, देन 3 नो 3 यस। सो 3 यस एंड 3 नो। सो ये मेरी हर एक फीचर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द क्लास वैल्यूज, येस वाली क्लास के लिए भी एंड नो वाली क्लास के लिए भी। नाउ अब हमें कंबाइन करनी है सारी येस वाली प्रोबेबिलिटी को एंड कंबाइन करनी है सारी नो वाली प्रोबेबिलिटी को। तो यही मेरा फॉर्मूला था, इसमें से जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम इंस्टेंस को क्लासीफाई करेंगे इन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो सबसे पहले हम येस वाले के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, अब हम निकाल रहे हैं कैसे हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर एक येस वाले के लिए। सिमिलरली प्रायर प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर लो जो नो वाली क्लास के लिए विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां पे हमने नो वाली के लिए कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट फॉर क्लास वैल्यू इक्वल्स टू यस। तो यस वाले के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी यस की क्या है, देन प्रोबेबिलिटी हर एक फीचर की, सनी की यस के साथ, कूल की यस के साथ, हाई की यस के साथ, स्ट्रॉन्ग की यस के साथ। तो सनी की यस के साथ, देन कूल की यस के साथ मल्टीप्लाइड बाय हाई की यस के साथ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग की यस के साथ। सो राइट ईच ऑफ द वैल्यूज। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ द येस क्लास। प्रोबेबिलिटी येस क्लास की क्या थी, प्रोबेबिलिटी येस क्लास की थी 9/14। तो लेट्स राइट 9/14 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी सनी की येस पे, सनी की येस पे थी 2/9। तो लेट्स राइट 2/9 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कूल पे येस, कूल पे येस थी 3/9। So let's write 3/9. Then probability high पे yes, probability high पे yes थी 3/9. Let's write 3/9 here. Then probability strong पे yes, probability strong पे yes थी 3/9. So let's write 3/9. So let's solve this. So this will come out to be somewhere around 0.0053. Now let's calculate for no, class value जब no है।
अब हम कंबाइन करेंगे सारी नो वाली प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी सनी की नो पे, देन प्रोबेबिलिटी कूल की नो पे, देन प्रोबेबिलिटी हाई की नो पे, एंड देन प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग विंड की नो पे। सो प्रोबेबिलिटी नो की क्या है? प्रोबेबिलिटी नो क्लास की क्या थी? 5/14। देन प्रोबेबिलिटी सनी की नो पे, सनी की नो पे है 3/5, कूल की नो पे है 1/5। देन हाई की नो पे है 4/5 एंड स्ट्रॉन्ग की नो पे है 3/5। 4/5, 3/5. So this comes out to be 18/875. This is equivalent to 0.0206. So दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? येस वाली थी 0.0053, नो वाली है 0.0206। दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? नो वाली। सो द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इज दैट द पर्सन विद दीज एट्रीब्यूट्स विल नॉट प्ले टेनिस। सो लास्ट स्टेप होता है मेरा कंपैरिजन का। कंपेयर, नो वाली वैल्यू है मेरी ये विच इज हायर दैन द येस वैल्यू, विच इंडिकेट्स that the target value play tennis equal to no to this new instance. So this is how we solve any numerical question using the naive Bayes classifier, right? अब इसमें हम एक और स्टेप करते हैं जो नॉर्मलाइज का होता है। सो नॉर्मली इफ इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन तो हम नॉर्मलाइज वाला स्टेप भी करते हैं। नॉर्मलाइज में हम क्या करते हैं? वी फाइंड द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। जो भी मेरी इंस्टेंस जिस भी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है उसकी हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी नो की विद रिस्पेक्ट टू द डेटा, गिवन ऑल द डेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आई है न्यू क्लास की, नो क्लास की, दैट विल बी इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी है नो क्लास की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द येस क्लास, राइट? सो दिस कम्स आउट टू बी 0.0206 अपॉन 0.0206 plus 0.0053 which is equivalent to 0.795. तो बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हैं? जो भी नो वाली क्लास की वैल्यू आई है अपॉन नो प्लस येस क्लास के। क्यों नो वाली क्लास को हमने न्यूमरेटर में लिया? बिकॉज दैट टू दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस हमारा जो नो वाली क्लास को बिलोंग कर रहा है द न्यू इंस्टेंस, राइट? सो बेसिकली 0.795। सो 0.795 का क्या मतलब है? हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सो दिस इज 79.5%। सो इसका क्या मतलब है? दैट वी आर 79.5% कॉन्फिडेंट कि जो भी मेरा न्यू इंस्टेंस है दैट बिलोंग्स टू दी नो क्लास, राइट? सो हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, हमने बस नॉर्मलाइज किया है बाय पुटिंग दी नो क्लास प्रोबेबिलिटी इन द न्यूमरेटर एंड नो प्लस येस क्लास इन द डिनोमिनेटर। देन हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया विच इंडिकेट्स कि वी आर 79 और ऑलमोस्ट 80% श्योर कि जो भी मेरा न्यू इंस्टेंस है दैट बिलोंग्स टू दी नो क्लास। So although this step is optional, but this is just for the sake of understanding. Now coming to the last section of naive Bayes classifier, which is based on estimating probabilities. Estimating probabilities. So estimating probabilities का क्या मतलब है? कि हम estimate करते हैं probability को by we estimate probability by this formula NC upon N, जहाँ पे NC का क्या मतलब है? NC का मतलब है count of that attribute value। वही जो हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, काउंट क्या है? उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का इन दैट क्लास। एंड एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है मेरा टोटल एग्जाम्पल्स इन दैट क्लास। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या हूं दैट इफ 3 out of 5 cases, let's say if I say if
3 out of 5 cases have wind equals to strong feature. अगर 5 केसेस में से 3 फीचर्स के लिए wind equals to strong है, राइट? सो probability wind equivalent to strong with respect to, if out of 3 this is no cases, नो केसेस की हम बात कर रहे हैं, तो 3 में से 5 नो केसेस के लिए विंड इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हम कह सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर नो केसेस इज 3/5, राइट? सो यही एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी था कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे एस्टिमेट करते हैं, काउंट क्या है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का उस पर्टिकुलर क्लास वैल्यू के लिए अपॉन द टोटल एग्जाम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर क्लास। अब इसी से हमारी एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है विच इज जीरो प्रोबेबिलिटी इश्यू। प्रॉब्लम है जीरो प्रोबेबिलिटी इश्यू। अब जीरो प्रोबेबिलिटी इश्यू का क्या मतलब है, लेट्स से किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए वी नेवर सॉ एन एट्रीब्यूट, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए लेट्स से मुझे वो एट्रीब्यूट मिला ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जो अभी हमने डेटा देखा है यहाँ पे, मुझे निकालना था कि आउटलुक सनी के लिए कहाँ कहाँ पे येस एंड कहाँ पे नो है, राइट? बट अगर आउटलुक सनी किसी एट्रीब्यूट का होता ही नहीं, राइट? यहाँ पे सनी की जगह सपोज रेन ही होता सारी जगह, राइट? सो अगर कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू है ही नहीं तो क्या होगा उसके लिए, उस केस में तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट? अगर मैं येस के लिए भी निकालूं या नो के लिए भी निकालूं, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी जीरो है क्योंकि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अपीयर ही नहीं हो रहा मेरे डेटा में, राइट? सो in that case probability will come out to be zero। अब क्योंकि यहाँ पे नेव बेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस प्रोबेबिलिटी सनी की फॉर येस भी नो है, जीरो है, एंड प्रोबेबिलिटी सनी की फॉर नो भी जीरो है, राइट? तो क्या होगा, इंटायर प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई एक वैल्यू भी जीरो आ जाती है सो दैट मीन्स मेरी पूरी वैल्यू वहां पे जीरो हो गई, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि एक फीचर के ना होने की वजह से इंटायर रिजल्ट बिकम जीरो, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस हम क्या कैलकुलेट करते थे, हम एम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस है, लैपलेस सोल्यूशन हो गया, स्मूथिंग करना हो गया। So we do this if only it's mentioned in the question. So हम calculate करते हैं the solution of this particular problem, zero probability problem is calculating the M estimate. M estimate को हम smoothing भी कहते हैं, right? तो इसमें हम क्या calculate करते हैं, इसमें हम calculate करते हैं this। मतलब क्या इन सारी terms का, NC तो वही है जो अभी हमने देखा, it's the observed count of that particular attribute in that class, n is the total count, m is the equivalent sample size, and p है मेरा prior estimate, so m estimate में हम क्या कर रहे हैं, सो एम एस्टिमेट को हम ऐसे समझ सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग स्मॉल डेटा ब्लाइंडली हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें इमेजिनरी सैंपल्स को ऐड कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स से अगर सपोज इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट्स से अगर मेरा विंड एट्रीब्यूट है, इफ विंड हैज, अगर इसकी कोई दो पॉसिबल वैल्यूज है, राइट? हमें पता है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यूनिफॉर्म प्रायर कैलकुलेट कर लेंगे। इंस्टेड कि हर एक के लिए कैलकुलेट करने के बजाय कितने विंड है फॉर येस क्लास, कितने विंड है फॉर नो क्लास, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म प्रायर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अगर विंड की दो पॉसिबल वैल्यूज है तो यूनिफॉर्म प्रायर क्या हो गया, 1/2, राइट? विच इज 0.5। तो बेसिकली एम एस्टिमेट में हम प्रोबेबिलिटीज को स्लाइटली एडजस्ट कर देते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर फीचर की प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है तो उससे हमारा इंटायर रिजल्ट जो है वो जीरो ना हो। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग दिस एम एस्टिमेट, जिसमें हम ये यूनिफॉर्म प्रायर कैलकुलेट कर लेते हैं।
हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट मेरा पहले 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा था वो नहीं होएगा, राइट। सो दिस बेसिकली सॉल्व्स माय जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। सॉल्व जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम, राइट। इसी को हम कहते हैं स्मूथिंग। दिस इज कॉल्ड स्मूथिंग, राइट। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नेव बेस। क्यों हम कहते हैं दैट नेव बेस इज वेरी पावरफुल, वाई? नेव बेस इज पावरफुल, so this is same like the advantages of naive Bayes। पहला कि naive Bayes में कोई complex optimization नहीं है, no complex optimization, simple formula, you just have to calculate the prior probability and the likelihood and get your result। second is यहाँ पे हमें कोई gradient descent नहीं calculate करना like regression, no gradient descent। then third, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट काउंटिंग द फ्रीक्वेंसीज एंड गेटिंग द रिजल्ट, जस्ट काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज। देन इट वर्क्स वेल ऑन सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑल्सो, लाइक अगर मुझे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है, वहाँ पे हम नेव बेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे स्पैम डिटेक्शन करना है, वहाँ पे हम नेव बेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, वहाँ पे हम नेव बेस को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड द एरिया जहाँ पे नेव बेस हमारा यूज़ होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेव बेस क्लासिफायर। In the upcoming video, we'll practice some previous year question based on naive Bayes classifier. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Learn with Nikita Jain page and also Nikita Jain Insights page to get updated with more previous year questions and exam related topics. Thank you.